जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज मैं बात करूंगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। आज हम जानेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन कौन से परिवर्तन हुए और इन्हें परिवर्तनकारी काल के रूप में क्यों जाना जाता है। तो आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। यह काल प्रारंभ आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था। लौह तकनीक और मुद्राओं के प्रयोग से भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और स्थानीय जीवन की प्रवृत्ति और अधिक मजबूत हुई, सुदृढ़ हुई। गंगा घाटी तथा विंध्य क्षेत्र में गांव समूहों के स्थान पर नगरों के आविर्भाव की घटना इसी शताब्दी की देन है। वस्तुतः कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ले लिया। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जनपदों का उल्लेख मिलता है। ग्रामीण जीवन से नागरिक जीवन की ओर खिसकाव के कारण ईसा पूर्व छठी सदी आते आते यही जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। वासुदेव शरण अग्रवाल ने ईसा पूर्व 1000 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व 500 तक के काल को जनपद युग की संज्ञा प्रदान की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का अभाव था और संपूर्ण प्रदेश अनेक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। इस काल की राजनीतिक दशा का स्पष्ट विवरण किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है, किंतु बौद्ध और जैन धर्म के कुछ प्रारंभिक ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का नामों सहित उल्लेख है। इसका नामकरण अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलता है, जिसका कारण संभवतः अलग अलग समय पर होने वाला राजनीतिक परिवर्तन और सूची निर्माताओं का भौगोलिक ज्ञान है। वैयाकरण पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया, जिनमें से 3 मगध, कोसल तथा वत्स को महत्वपूर्ण बताया। तो चलिए हम बात करेंगे मगध जनपद की, 16 महाजनपदों की। तो भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख ईसा पूर्व छठी शताब्दी से पहले का है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिससे लगता है कि बुद्ध के उदय के कुछ समय पहले समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभक्त था। अंगुत्तर निकाय की सूची के 16 महाजनपदों में, जिनमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज के बारे में बताया गया है। तो ये 16 महाजनपद जो है अंगुत्तर निकाय में बताया गया, जो बौद्ध ग्रंथ है। जनवभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के नाम मिलते हैं और चुल निददेश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग को भी जोड़ दिया गया। गंधार के स्थान पर योन का उल्लेख है। महावस्तु में गंधार और कंबोज के स्थान पर सिबी तथा दसार्ण का उल्लेख मिलता है। इन समस्त सूचियों में अंगुत्तर निकाय की सूची को ही प्रामाणिक माना गया है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की एक सूची प्राप्त होती है। इस सूची में अंग, बंग, मगह अर्थात मगध, मलय, मालव, अच्छ, वच्छ जिसे वत्स के नाम से जाना गया, कोक्ष, पाड्य और लाड़ के नाम से जो है जैन भगवती सूत्र में इन महाजनपदों का इस तरीके से नाम का उल्लेख किया गया है। फिर आगे हम बात करेंगे कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र की सूचियों की अगर तुलना करें तो ये पता चलता है कि कुछ राज्यों के नाम दोनों सूचियों में हैं, जैसे अंग, मगध, काशी, वत्स और वज्जी।
हेमचंद्र राय चौधरी जो इतिहासकार हैं, उनके अनुसार भगवती सूत्र में जिन राज्यों का उल्लेख किया गया वे सुदूर पूर्व और सुदूर दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति के सूचक हैं। इन महाजनपदों के विस्तार से ऐसा लगता है कि वे अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित राज्यों के बाद के हैं। अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपद बुद्ध के पूर्व विद्यमान थे, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय काशी का राज्य कोसल में और अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया था, सम्मिलित कर लिया गया था। असमक जो महाजनपद था वो भी अवंती द्वारा जीत करके उसको भी अवंती में मिला लिया गया। महाजनपद काल में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनमें 2 प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी, याद रखिएगा। अंग, मगध, काशी, कोसल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, असमक, अवंती, गंधार और कंबोज जैसे महाजनपदों में राजतंत्री व्यवस्था थी। तो वज्जी और मल्ल जैसे कुछ महाजनपद गण या संघ के अधीन थे। राजतंत्रीय महाजनपदों का शासनकाल राजा द्वारा ही संचालित होता था, लेकिन गण और संघ के राज्यों में विशिष्ट लोगों का एक समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो महाजनपद है काशी। काशी की अगर बात की जाए तो काशी जो है वो प्राचीन काल में वर्तमान वाराणसी एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदियों से घिरी हुई थी। इसकी पुष्टि 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री फाहयान के यात्रा विवरण में मिलती है। ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध साहित्य में काशी का उल्लेख मिलता है। वायु, ब्रह्मांड, मत्स्य, मार्कंडेय तथा पद्म पुराणों में काशी की गणना मध्य देशीय जनपदों में की गई। पुराणों के अनुसार काशी को बसाने वाले पुरुरवा के वंशज राजा काश थे, इसलिए इनके वंशज काशी कहलाए। यही कारण है कि इस जनपद का नाम काशी पड़ गया। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसे पृथ्वी से बाहर का क्षेत्र भी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि प्रलय के समय संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाने पर भी शंकर के त्रिशूल पर स्थित होने के कारण काशी नगरी सुरक्षित रहेगी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन यहाँ के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। सोननंद जातक किंवदंती से ये जानकारी मिलती है कि इस राज्य का विस्तार 300 मील तक फैला हुआ था और यह महान, समृद्धशाली तथा साधन संपन्न राज्य था। बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि काशी तथा कौशल के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला और एक समय काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल को जीत लिया था, किंतु अंत में कौशल नरेश कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। वाराणसी का महत्व नदी पर स्थित होने तथा उत्पादनों के कारण भी था। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार वाराणसी ने तुलना प्राचीन बेबीलोन तथा मध्यकालीन रोम से किया है। तो ये तरीके से काशी के बारे में ये जानकारी हमें मिलती है। फिर दूसरा है कौशल। कौशल महाजनपद की अगर हम बात करें तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार बुद्ध काल से पहले कौशल की गणना उत्तर भारत के प्रमुख महाजनपदों में होती थी। इसकी राजधानी अयोध्या व साकेत थी। यह जनपद सरयू, गंगा नदी की जो सहायक नदी है, के तटवर्ती प्रदेश में बसा हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच एवं जौनपुर के कुछ क्षेत्र शामिल थे। उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूरब में गंडक नदी तक यह महाजनपद फैला हुआ था। पाली ग्रंथों में इसे सुंदरिका नाम से उल्लेखित किया जाता है। इसके दक्षिण में पूर्व काशी जनपद विद्यमान था। अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे। अयोध्या कौशल की प्राचीनतम राजधानी होने का श्रेय प्राप्त करती है। सरयू के किनारे बसी हुई एक बस्ती का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कालांतर में अयोध्या के रूप में
विकसित हो गई। साकेत इसकी दूसरी राजधानी थी। बुद्धकालीन 6 महानगरों में साकेत भी एक था। ब्राह्मण तथा जैन ग्रंथों में अयोध्या तथा साकेत का तदात्म्य कर दिया गया, किंतु बौद्ध ग्रंथों में दोनों को अलग अलग बताया गया। रिच डेविड्स के अनुसार अयोध्या और साकेत दोनों एक ही नगर के 2 भाग थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कोसल की राजधानी श्रावस्ती में थी, जिसे भग्नावशेष गोंडा के समीप पाया गया। बुद्ध के समय में श्रावस्ती की गणना भी 6 महानगरों में की जाती है। जातकों में कोसल के एक अन्य नगर सेतव्या का भी उल्लेख है। इस समय विदेह और कोसल की सीमा पर सदा नीरा अर्थात जो गंडक नदी के नाम से जाना जाता है वो बहती थी। महावग्र जातक में काशीराज ब्रह्मदत्त द्वारा कोसल पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। ब्रह्मदत्त के समय में कोसल की स्थिति अच्छी नहीं थी, किंतु समय के अनुसार इसकी शक्ति बढ़ी और इसने काशी पर अधिकार कर लिया। इसका श्रेय कोसल नरेश कंस को दिया जाता है। बुद्ध के पूर्व कोसल का शासक महाकोसल था। उसने अपनी पुत्री महाकोसलाया कोसल देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। इतिहास में हमने पढ़ा ही है। काशी का राज्य जो इस समय कोसल के अंतर्गत था, राजकुमारी की दहेज में उसकी प्रसाधन सामग्री के व्यय के लिए दिया गया था। बुद्ध का समकालीन कोसल का राजा प्रसेनजित था। 6ठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कोसल मगध के समान ही शक्तिशाली राज्य था, किंतु धीरे धीरे मगध का महत्व बढ़ता गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ कोसल मगध साम्राज्य का एक अंग बन गया। इसके पश्चात इतिहास में कोसल की जनपद के रूप में अधिक महत्वता नहीं दिखाई देती, क्योंकि साहित्य में इसका नाम गुप्त काल तक प्रचलित था, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। कोसल के बाद अगला जो जनपद है वो है अंग। अब अंग के बारे में हम जानेंगे। तो अंग की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में आधुनिक भागलपुर, मुंगेर और उससे लगे हुए बिहार और बंगाल के क्षेत्र सम्मिलित थे। रामायण में अंग की स्थापना का श्रेय अनंग को दिया जाता है, जो त्रिशूल पाणी से बचने के लिए इस क्षेत्र में भागकर स्वयं आया था। महाभारत तथा मत्स्य पुराण में इसकी स्थापना का श्रेय अंग नामक राजा को दिया गया है। इस महाजनपद की राजधानी चंपा नगरी, जो चंपा नदी के तट पर स्थित थी। उदय नारायण राय के अनुसार चंपा नामकरण का आधार चंपक वृक्षों की बहुलता के कारण हुआ। चंपा नदी के तट पर स्थित होने के कारण ही इसे यह नाम दिया गया, लेकिन इसको मान लिया गया कि चंपा नदी के किनारे स्थित था, इसलिए इसकी राजधानी चंपा बनाई गई। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि चंपा नगर की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। प्राचीन काल में यह नगर वैभव और व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। बुद्ध काल में चंपा की गणना 6 प्रसिद्ध नगरों में की गई। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार चंपा के अलावा 5 अन्य महानगर थे, जिनमें राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी थे। विदुर पंडित जातक के अनुसार राजगृह अंग राज्य का नगर था। किसी समय मगध अंग जनपद में ही सम्मिलित था। मगध का पड़ोसी महाजनपद होने के कारण अंग तथा मगध के बीच दीर्घकाल तक आपसी प्रतिद्वंदिता चलती रही। प्रारंभ में इस जनपद के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टी को पराजित कर मगध के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, किंतु कालांतर में इसकी शक्ति क्षीण हो गई और यह महाजनपद मगध में मिला लिया गया। अगला है मगध। अगला जो महाजनपद है उसका नाम है मगध महाजनपद। ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट करते जाइएगा एक कॉपी में। तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद था। यह महाजनपद बिहार प्रांत के पटना, गया और शाहाबाद के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में, याद रखिएगा, उत्तर में गंगा से उत्तर में बिहार प्रांत के पटना, एक मिनट,
मगध महाजनपद की जो सीमा है उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था। बौद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद मगध ही था। मगध प्राचीन काल से ही राजनैतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह जिन्हें गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। महाभारत में गिरिब्रज को परिवर्त करने वाले पर्वतों में बैहार, वराह, वृषभ और ऋषिगिरि तथा चैत्यक नाम मिलता है। जैन साहित्य प्रज्ञापन सूत्र में अनेक स्थलों पर मगध तथा उसकी राजधानी राजगृह से प्राकृत रायगी का भी उल्लेख मिलता है। रामायण में इसकी स्थापना का श्रेय ब्रह्मा के पुत्र वसु को दिया गया और इसी आधार पर इसे वसुमती भी कहा गया। पौराणिक वर्णनों से पता चलता है कि इसकी स्थापना कुशाग्र ने की थी। मगध तथा अंग पड़ोसी राज्य थे और चंपा नदी इन दोनों के बीच विभाजक रेखा थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि प्रायः उत्तर वैदिक काल तक मगध आर्य सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र के बाहर था। अभिधान चिंतामणि में मगध को कीकट कहा गया है। विश्व स्फटिक नामक राजा ने मगध में पहली बार वर्णों की परंपरा प्रचलित करके आर्य सभ्यता का प्रचार किया था। वाजसनेयी संहिता में मागधों या मगध के चारणों का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। बुद्ध के समय मगध एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। इस समय मगध में बिंबिसार और तत्पश्चात उसके पुत्र अजातशत्रु का शासन था। यह मगध के उत्थान का समय था और परवर्ती शताब्दियों में इस जनपद की शक्ति बराबर बढ़ती रही और मगध का इतिहास संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। तो इस तरीके से हमने काशी, कौशल, अंग और मगध के बारे में जाना है, जिनमें से हमने 4 महाजनपद अभी पढ़े हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी महाजनपद पढ़ेंगे, जिनमें 12 महाजनपद अभी बचे हुए हैं, जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के अनुसार प्रमाणित माना जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।